नमस्कार दोस्तों, नवी क्लासेस की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन ध्यान रखिए, आज़ादी का मतलब मनमानी करना नहीं है। मन से अनुशासन में रहना और विचारों में लचीलापन रखना ही आज़ादी है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पर एमसीक्यूज का सेट 12। तो चलिए बिना देरी किए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ नॉर्मल रेन। आपको बताना है कि सामान्य वर्षा या स्वच्छ वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है बिटवीन 3 एंड 3.5, ऑप्शन बी इज बिटवीन 4 एंड 4.5, ऑप्शन सी इज बिटवीन 5 एंड 5.5 and option D is between 6 and 6.5। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, बिटवीन 5 and 5.5। सामान्य या स्वच्छ वर्षा जिसे कहें, इसका मान 5 और 5.5 के बीच होता है, जो थोड़ा सा अम्लीय होता है, क्योंकि हमें पता है कि 7 से अगर पीएच मान कम होता है तो वो एसिड्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है। हालांकि जब बारिश में सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल जाती हैं तो बिजली संयंत्रों और ऑटोमोबाइल से उत्पादित बारिश बहुत अधिक अम्लीय हो जाती है, जिसे हम फिर अम्लीय वर्षा यानी कि एसिडिक रेन कहते हैं। इसका एसिडिक रेन का जो पीएच मान होता है वो 4 होता है। तो ध्यान रखिए, नॉर्मल जो रेन है उसका पीएच मान जो है वो 5 से 5.5 के बीच होता है, और जो एसिडिक रेन है उसका टिपिकल जो पीएच वैल्यू है वो 4.0 यानी 4 होता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। IRS सीरीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि IRS जो सीरीज की ये है सैटेलाइट हमारी हैं, ये किस पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। ऑप्शन ए टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इज रिमोट सेंसिंग, ऑप्शन सी इज एस्ट्रोनॉमी एंड ऑप्शन डी इज फॉरेस्ट्री। तो राइट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, रिमोट सेंसिंग। IRS जो प्रणाली है यह दुनिया में आज परिचालन में नागरिक उपयोग के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है, जिसमें 11 परिचालन उपग्रह यानी कि 11 परिचालन सैटेलाइट्स हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि IRS की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है इंडियन रिमोट सेंसिंग। इस संदर्भ में इसकी होती है IRS की फुल फॉर्म इंडियन रिमोट सेंसिंग। IRS की वैसे तो एक और भी फुल फॉर्म होती है जो कि है कि इंटरनल रिवेन्यू सर्विस, लेकिन इस संदर्भ में याद रखिएगा IRS की फुल फॉर्म होती है इंडियन रिमोट सेंसिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Who among the following gave the law of octaves। आपको बताना है कि ऑक्टेव्स का लॉ किसने दिया था। आपको 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपके पास है लेवुजियर, ऑप्शन बी इज मेंडलीव, ऑप्शन सी इज जॉन न्यूलैंड्स एंड ऑप्शन डी इज डॉबेरिनियर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स जो हैं इन्होंने ही लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1865 में इंग्लिश केमिस्ट, ये जो न्यूलैंड्स हैं ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका पूरा नाम क्या है, JAR न्यूलैंड्स। इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। इनके अनुसार यदि हम केमिकल एलिमेंट्स यानी कि जो भी रासायनिक तत्व है उनको बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अनुसार अरेंज करते हैं तो सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हर 7 एलिमेंट्स के इंटरवल के बाद ये रिपीट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था इसमें जो ग्रुपिंग की गई थी एलिमेंट्स की, जो हमारे केमिकल एलिमेंट्स हैं, वो किस बेसिस पे की गई थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन। आपको बताना है कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन कौन सा है। ऑप्शन इज डोराडो, ऑप्शन बी इज एंटीला,
ऑप्शन सी इज हाइड्रा एंड ऑप्शन डी इज क्रुक्स। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी हाइड्रा। हाइड्रा जो है इट इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन। हाइड्रा 88 जो हमारे आधुनिक नक्षत्र हैं उनमें सबसे बड़ा है, जिसका माप 1303 वर्ग डिग्री यानी कि 1303 स्क्वायर डिग्री है और यह 100 डिग्री से भी अधिक लंबा है। इसके दक्षिणी छोर पर तुला और सेंटोरस और इसके उत्तरी छोर पर कर्क राशि है। तो आपको ध्यान रखना है, इतनी ज्यादा डिटेल तो आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि जो लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन है हमारे 88 मॉडर्न जो कॉन्स्टिलेशंस हैं उनमें से वो है हाइड्रा। हाइड्रा इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन। बढ़ती है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द स्टडी ऑफ वायरसेस कॉल्ड? आपको बताना है कि वायरसेस का अध्ययन जो है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी इज पेडोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज वायरोलॉजी। कई बार जो होता है आंसर वो बिल्कुल अंडरस्टूड होता है। देखिए आप अगर वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वायरस से रिलेटेड क्या है इसमें, सिर्फ वायरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं और वायरस का अध्ययन करने वालों को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजिस्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय होम? आपको बताना है कि जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। ऑप्शन ए आपके पास है हेनरी बेकरेल, ऑप्शन बी इज रदरफोर्ड, ऑप्शन सी इज एनरिको फर्मी एंड ऑप्शन डी इज मारी क्यूरी। तो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हेनरी बेकरेल। बता दें कि सन 1896 में हेनरी बेकरेल एक्सरेज के गुणों का अध्ययन करने के लिए स्वाभाविक रूप से फ्लोरोसेंट मिनरल का यूज कर रहे थे, जिसे 1895 में विलियम रेंटजन के द्वारा खोजा गया था। तो आपको याद रखना है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी, ये की थी हेनरी बेकरेल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, प्रूनिंग इज एन एसेंशियल पार्ट इन द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? आपको बताना है कि प्रूनिंग किस फसल की खेती में एक आवश्यक हिस्सा है। ऑप्शन ए आपको दिया है रबर, ऑप्शन बी आपको दिया है टोबैको यानी तंबाकू, ऑप्शन सी आपको दिया है कॉफी एंड ऑप्शन डी इज टी। आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी टी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊर्ध्वाधर विकास यानी कि वर्टिकल ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और नए सिरे से और वाइग्रस ब्रांचिंग पैटर्न के साथ कंफर्टेबल प्लकिंग के लिए क्षैतिज रूप से विस्तार करने की अनुमति देने के लिए प्रूनिंग जो है एक निश्चित ऊंचाई पर चाय की झाड़ी जो कि टी बुशेस हमारी होती हैं उनके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये एक प्रूनिंग जो प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है, टी से रिलेटेड है, टी कल्टीवेशन से, चाय की खेती से। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। द इकोनॉमिक हजार्ड्स कॉज्ड बाय द सब्सटेंसेस produced by humans in quantities that interfere with the health or well-being of organisms are called dash। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने वाले आर्थिक खतरे जो जीवों के स्वास्थ्य या कल्याण में बाधा डालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पोल्यूशन, ऑप्शन बी एसिड रेन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका पोल्यूशन, ऑप्शन जो कि ऑप्शन ए है। तो आपको भी पता है कि अगर ज्यादा अमाउंट में अगर हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है तो वो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है, जो कि सभी जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक है। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि मानव विकास रिपोर्ट जो है उसे कौन रिलीज करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे रिलीज करती है। ऑप्शन ए आपके पास है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी आपके पास है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ऑप्शन सी आपके पास है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ऑप्शन डी इज यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है जो वास्तुकार महबूब उल हक की प्रेरणा और नेतृत्व के तहत 1990 में प्रकाशित यूएनडीपी की पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संकट और छटनी के बाद आई, जिसमें लोगों के लिए बजट और भुगतान संतुलन के लिए चिंता का विषय था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी वो कब पब्लिश हुई थी, 1990 में, और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन जो था वो किस आर्किटेक्ट का था, महबूब उल हक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 हमारा है हु डिस्कवर्ड द कॉलरा कॉजिंग जर्म। आपको बताना है कि कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी हैजा जो है इसके जर्म्स की, इसके कीटाणुओं की। ऑप्शन ए आपके पास है फिलिप्पो पाकिनी, ऑप्शन बी आपके पास है एम लेवेरिन, ऑप्शन सी आपके पास है फेलिक्स हॉफमैन एंड ऑप्शन डी इज रॉबर्ट कॉच। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए फिलिप्पो पाकिनी। बता दें कि 1854 में पाकिनी ने कोलरा यानी कि हैजा के प्रेरक एजेंट की खोज की थी, लेकिन उनकी टिप्पणियां अज्ञात रही। फिर इसके बाद सन 1966 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नोमेनक्लेचर ने औपचारिक रूप से पाकिनी की इस खोज को अपनाया था। तो वैसे तो 1854 में ये खोज की थी इन्होंने, लेकिन इसको इंटरनेशनल कमेटी ऑफ जो नोमेनक्लेचर है उसने ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया था 1966 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनेजाइट सैंड। आपको बताना है कि मोनेजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा खनिज मतलब पाया जाता है। ऑप्शन ए आपके पास है सोडियम, ऑप्शन बी इज पोटेशियम, ऑप्शन सी इज थोरियम एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी थोरियम। मोनेजाइट जो है ये थोरियम, प्लैटिनम और सीरियम के लिए एक महत्वपूर्ण ओर यानी कि एल्सेक है। यह अक्सर प्लेजर डिपॉजिट में पाया जाता है। भारत, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका में बड़ी मात्रा में मोनेजाइट रेत पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालिक मिनरल। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी एक मेटालिक मिनरल नहीं है, यानी कि कौन सी आपको बताना है इनमें से कौन सी नॉन मेटालिक है मिनरल। ऑप्शन ए आपके पास है हेमेटाइट, ऑप्शन बी आपके पास है बॉक्साइट, ऑप्शन सी आपके पास है जिप्सम और ऑप्शन डी है लिमोनाइट। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी जिप्सम। जैसा कि आपको पता है कि नाम से ही पता चल रहा था यहाँ पे कि नॉन मेटालिक मिनरल, यानी कि आपसे पूछा गया था ऐसी खनिज का नाम जिसमें धातु नहीं होती है। तो जिनमें धातु नहीं होती हैं वो कौन कौन सी खनिज होती हैं, जैसे कि चूना पत्थर जो कि आपका लाइमस्टोन होता है, अभ्रक, कोयला, जिप्सम, डोलोमाइट, फॉस्फेट, नमक, मैग्नीज, ग्रेनाइट इत्यादि। ये सभी जो हैं ये गैर धातु खनिज हैं, नॉन मेटालिक मिनरल ये हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ। आपको बताना है कि भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है। ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक सॉइल, ऑप्शन बी एलुवियल सॉइल, ऑप्शन सी इग्नियस रॉक्स या ऑप्शन डी ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी एलुवियल सॉइल। भारत के उत्तरी मैदान यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं इनका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणालियों की स्थानिक कार्रवाई से हुआ है। ये जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल से बनते हैं, जो कि एलुवियल सॉइल को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं भांगर और खादर में। और ये एक चीज और याद रखने योग्य है वो है कि जो खादर है इसे न्यू एलुवियम बोला जाता है
और भांगर जो है इसको ओल्ड एल्यूवियम बोला जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है कि न्यू एल्यूवियम कौन सी है, खादर, और ओल्ड एल्यूवियम कौन सी है, भांगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। आपको बताना है कि किस क्षेत्र में बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन ए आपके पास है एनवायरमेंट, ऑप्शन बी इज म्यूजिक, ऑप्शन सी इज डांस एंड ऑप्शन डी इज मेडिसिन। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि मुंबई स्थित प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर बीके मिश्रा जी को बीसी रॉय नेशनल अवार्ड के लिए एमिनेंट मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर 2018 चुना गया था। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर 1 जुलाई 2019 को सम्मानित किया था। जो ये हमारा बीसी रॉय अवार्ड है, यह भारत का सर्वोच्च चिकित्सा सम्मान है। तो बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है। श्यामल वार्म एंड ड्राई विंड इज अ लोकल विंड फाउंड इन। आपको बताना है कि जो श्यामल गर्म और शुष्क हवाएं हैं ये कहां पर चलती है। ऑप्शन ए सहारा ऑफ अफ्रीका, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी ईस्ट एशिया एंड ऑप्शन डी वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया। कई बार आपको ऑप्शन में मेसोपोटामिया की जगह इराक दिया होता है तो आपको इराक सिलेक्ट करना है। तो आपको बता दें कि जो श्यामल जो है ये उत्तर पूर्वी गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, जो कि इराक मेसोपोटामिया में पाई जाने वाली एक स्थानीय हवा है। यह मौसम प्रभाव वर्ष में एक बार से लेकर कई बार तक होता है। तो आपको ये याद रखना है श्यामल कहाँ पाई जाती है, श्यामल हवाएं मेसोपोटामिया यानी इराक में। तो इसके साथ ये डिस्कशन यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जय हिंद।